नमस्कार इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल फिन नोशन। होपफुली आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ में सेफ होंगे। तो आज इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रियली वांट टू थैंक सब लोगों को जिन लोगों ने मेरी जो लास्ट म्यूचुअल फंड फ्रॉम एसबीआई की जो वीडियो थी, वो वीडियो बहुत लोगों ने बहुत लाइक किया है, बहुत सराहा है उस वीडियो को। तो मैं बहुत इनकरेज हुआ हूँ उस वीडियो को लेकर। मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ आप सबको, क्योंकि आप सब अपनी जो इन्वेस्टिंग की जर्नी है वो स्टार्ट करना चाहते हो और मैं उस जर्नी का एक थोड़ा बहुत पार्ट बनना चाहता हूँ, क्योंकि अभी के टाइम में इन्वेस्टिंग इज़ अ नेसेसिटी इन योर लाइफ। जैसे आप खाना खाते हो, जैसे आप सोते हो, वैसे ही इन्वेस्टिंग को देखना चाहिए। आप जैसे किसी भी तरह की इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, पर मैं आपको बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज इन्वेस्ट शुरू करो, इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करो। आप किसी भी एज ब्रैकेट में हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप रिटायर्ड कोई सीनियर पर्सन हो, आप प्लीज अपने इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू करो। तो अगर आपने मेरी वो लास्ट वीडियो अभी तक आपने अगर नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना। मैं उस वीडियो का लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में ज़रूर दे दूंगा। तो उस वीडियो को ज़रूर लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे जैसे स्टार्टिंग यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ी इंकरेजमेंट की बात होती है कि अगर मेरी वीडियोज़ को लाइक मिलता है, शेयर मिलता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जो रिसर्च है, मैं जो यहाँ पे एफर्ट डाल रहा हूँ उस रिसर्च के पीछे, वो बहुत ज़्यादा रीच हो रही है और आपके लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर रही है, जिसके वजह से आपके इन्वेस्टिंग की जो जर्नी है वो थोड़ी बहुत स्मूथ होगी और आप अपनी इन्वेस्टिंग की स्किल को और ज़्यादा रिफाइन कर सको। तो आज की वीडियो में इन्वेस्टर्स हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको म्यूचुअल फंड सेल कब करना चाहिए, म्यूचुअल फंड बाई कब करना चाहिए। ये आपको बहुत जगह ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन म्यूचुअल फंड आपको सेल कब करना चाहिए, कौन से सिनेरियोज में आपको म्यूचुअल फंड सेल करना चाहिए, कौन से सिनेरियोज में आपको म्यूचुअल फंड सेल नहीं करना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स मैं कवर करूंगा। मैं आपको टोटल 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 सिंपल पॉइंट्स जो आपको गाइड करेंगे कि अगर इन पांचों पॉइंट में अगर आपकी सिनेरियो लाई करती है तो आप जाके अपने म्यूचुअल फंड को सेल जरूर कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को बीच में ही छोड़ दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि टोटल 5 जो पॉइंट्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं वो 5 पॉइंट कौन से हैं और कौन से पॉइंट्स आपके लिए एप्लीकेबल होते हैं उन 5 पॉइंट्स में से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी है यूएस प्रेसिडेंट जो जॉन एफ कैनेडी थे, उनके फादर की, जिनका नाम था जो कैनेडी। तो जो कैनेडी 1929 में एक इन्वेस्टमेंट फर्म ओन करते थे वॉल स्ट्रीट में। हम सबको पता है कि 1929 में मार्केट क्रैश हुआ था, बहुत बड़ा मार्केट क्रैश था वो यूएस में। तो एक अच्छा दिन था, तो जो कैनेडी अपना जो शूज पॉलिश कराते हैं तो वो शूज पॉलिश कराने गए और उनके जो शू पॉलिशिंग बॉय थे वो उनको स्टॉक बाई करने के टिप्स देने लगे। तो वो पॉइंट था जब जो कैनेडी को लगा कि नहीं, अभी जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा मार्केट यूफोरिया में है, मतलब लोगों को ऐसे ही लग रहा है कि बहुत ज्यादा मार्केट हाई पे जाने वाला है विदाउट एनी सब्सटैंशियल वैल्यू, विदाउट एनी सब्सटैंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। और उनकी जितने भी इन्वेस्टमेंट थी वो सारी इन्वेस्टमेंट उन्होंने लिक्विड कर लिया और प्रॉफिट में लिक्विड कर लिया बिफोर द यूएस मार्केट क्रैश ऑफ 1929। तो ये जो एक छोटा सा एनेक्डोट था इन्वेस्टर्स, वो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करना चाहता था क्योंकि आपके पास वो सिंपल गाइडलाइंस होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सको कि यस, दिस इज द टाइम कि आप म्यूचुअल फंड को सेल करना चाहते हो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस जंप टू द फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है एसेट रीबैलेंसिंग। तो एसेट रीबैलेंसिंग का क्या मतलब है, मैं आपको थोड़ी बहुत डिटेल में समझाना चाहता हूँ। तो सपोज आपके पास 1000 रुपीज है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, और इस 1000 में से आपने 400 रुपीज डेट म्यूचुअल फंड में रखा है और जो 600 रुपीज है वो आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में रखा है। तो अभी ईयर के स्टार्टिंग में आपने आपका ये पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर है। 600 रुपीज इक्विटी में रखा है और 400 रुपीज आपने डेट में रखा है। तो आप ईयर एंड में आपने नोटिस किया कि आपके जो 600 रुपीज इक्विटी में है इस पे आपको 30% की ग्रोथ मिली है, 30% का रिटर्न मिला है आपको।
और ये जो 400 आपने डेट में रखा था इसमें आपको 5% की रिटर्न मिली है। ओके, तो 600 का आपको अगर 30% ग्रोथ मिलता है तो आपका अभी बैलेंस होता है 780 रुपीज, और 400 पे आपको अगर 5% का रिटर्न मिलता है आपको आपका टोटल होता है 420 रुपीज। तो अगर आप ये नोटिस कर रहे हो तो ईयर एंड में आपके पास इक्विटी में 780 रुपीज एंड 420 है आपके पास डेट में। तो ये अगर रेशियो आप देखते हो तो ये 60-40 का रेशियो नहीं रहा अब, जो आपके पहले पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर था। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको ये 60-40 का रेशियो फिर से मेंटेन करना पड़ेगा। तो फॉर दैट आप क्या करोगे, 5% इक्विटी से निकाल के आप डेट में शिफ्ट करोगे। तो आप अगर 5% इक्विटी से निकालते हो तो आपके पास बचता है 720, करेक्ट, और इक्विटी में आप डालते हो तो आपके पास बचता है 480। ओके, तो अगर आप फिर से नोटिस करते हो तो ये आपका 3:2 का रेशियो फिर से बन जाता है, मतलब 60-40 का रेशियो। सो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट आप रखना चाहते हो आपके पोर्टफोलियो का। तो आप उस हिसाब से 780 जो आपकी इक्विटी म्यूचुअल फंड में 780 रुपीज थे, आप वहां से सेल करके थोड़ा बहुत क्वांटिटी आपने उसको 780 से डाउन करके 720 में लेके आ रहे, और 420 जो आपके पास डेट म्यूचुअल फंड में था उसको आप बढ़ा के 480 में लेकर गए, सो दैट आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर था विच इज 3:2 वो मेंटेन रहे। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ एसेट रीबैलेंसिंग। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रहा था वो है मेट फाइनेंशियल गोल्स। मतलब आप हर एक इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड में या फिर इक्विटी स्टॉक मार्केट में एक गोल के बेसिस पे। अगर सपोज आपको 5 साल के बाद आपको एक घर लेना है और उस घर की वैल्यू है 5 साल के बाद सपोज 1 CR, और आपने अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट में पैसे इन्वेस्ट करना शुरू किया है, तो एडवाइस ये रहती है कि बिफोर वो इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू 1 करोड़ टच हो रही है उसके पहले ही आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी आप निकालना स्टार्ट करो। जब भी सपोज आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 80 लाख 85 लाख तक पहुंच गई है, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप अपना जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा थोड़ा करके सेल करना शुरू करो, और अगेन इक्विटी म्यूचुअल फंड से निकाल के डेट म्यूचुअल फंड में डालना शुरू करो, या फिर बैंक डिपॉजिट में रखो या फिर सेविंग्स बैंक्स में रखो, क्योंकि वो सब इंस्ट्रूमेंट लेस रिस्की हैं। अगर सपोज एक महीने बाद मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आ गया, तो आप जितने भी प्रॉफिट में आप अभी बैठे हो उस प्रॉफिट से आप सिग्निफिकेंटली नीचे चले जाओगे, और आपका जो फाइनेंशियल गोल था सपोज यहाँ पे घर खरीदने का वो फुलफिल नहीं होगा। इन दैट केस आपका जो इन्वेस्टमेंट का टोटल पर्पस था, जो आपका मेन एम था, वही फुलफिल नहीं होगा। सो ये एक अनदर रीजन है जब आपको म्यूचुअल फंड को सेल करना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। तो सपोज आपने 2 इयर्स के पहले इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, और आप हर एक महीने 10,000 करके या फिर 20,000 वट एवर इज द अमाउंट आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हो, और अभी जो आपका वैल्यू है उसका टोटल वैल्यू है 20 लाख रुपीज। ठीक है, तो अभी 20 लाख रुपीज में आपका फाइनेंशियल गोल था कि आप एक बच्चे की पढ़ाई के लिए आपने 20 लाख रुपया इकट्ठा किया है। तो अभी आपके पास क्या ऑप्शन है, आपने डिसाइड किया है कि 3 इयर्स के आखिर में ये जो इन्वेस्टमेंट जितना भी होगा आप म्यूचुअल फंड को रिडीम करोगे। तो सपोज ये 2.5 इयर्स है अभी का टाइम मैं बता रहा हूँ, और इसका वैल्यू है 25 लाख रुपीज। ठीक है, तो 25 लाख रुपीज और 2.5 इयर्स जब भी हो रहा है आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट यहाँ से रिडीम करना शुरू करो। मतलब सपोज आप 2.5 इयर्स जब भी होता है आप 15 लाख यहाँ से सेल कर लो। ठीक है, नेक्स्ट जो 10 लाख बचे आप 2-3 महीने बाद फिर से 5 लाख विड्रॉ करो, और अगेन 2-3 महीने बाद आप 5 लाख फिर से विड्रॉ करो, और ये जो आप विड्रॉ कर रहे हो ये 15 लाख जो आपने विड्रॉ किया आफ्टर 2.5 इयर्स, इसको आप कन्वर्ट करो फिक्स्ड डिपॉजिट में या फिर सेविंग्स में, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट या सेविंग्स एक बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट है जो आपके सम को, आपका जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है उसको सिक्योर रखेगी। तो होपफुली आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया हो। सेकंड जो पॉइंट था हमारा जो हमने डिस्कस किया वो है मेट फाइनेंशियल गोल्स। अभी हम थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। जो थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टर्स वो है नॉन ग्रोइंग सेक्टर। नॉन ग्रोइंग सेक्टर और ग्रोइंग सेक्टर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा बेसिस द टाइम होराइजन।
आज से अगर आप 20 साल पहले कंपेयर करते हो तो उस टाइम में एफएमसीजी की जो कंपनीज थी जैसे एचयूएल या फिर नेस्ले या फिर मैरिको, ये सारी कंपनीज, ये जो ओवरऑल सेक्टर था ये बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर था, क्योंकि तब तक इंडिया में पेनिट्रेशन उतनी ज्यादा नहीं हुई थी जो ये सब प्रोडक्ट्स ये कंपनीज बनाती है। जैसे कि तो एचयूएल की प्रोडक्ट्स अगर आप देखते हो तो जैसे सोप हो गया या फिर ऑयल हो गए या फिर कुछ भी एफएमसीजी जो भी प्रोडक्ट्स है, वो सब प्रोडक्ट्स पेनिट्रेशन तब ज्यादा नहीं हुई थी। लेकिन अभी के टाइम में अगर आप देखते हो तो हर एक घर में आपको ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सोप, एचयूएल के जितने भी प्रोडक्ट्स है, सोप हो गया, क्रीम हो गया, लोशन हो गया, तेल हो गया, आटा, एवरीथिंग दैट यू सी इज मेड बाय दीज कंपनीज, और आपके घर में ये सब प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो ये सारे, ये जो सेक्टर है एफएमसीजी का, एक एग्जांपल जो मैंने दिया है, वो बहुत ज्यादा ग्रोइंग सेक्टर नहीं है। तो 20 साल पहले एफएमसीजी एक ग्रोइंग सेक्टर था, लेकिन आज के टाइम में एफएमसीजी एक ग्रोइंग सेक्टर नहीं है। तो आपने अगर कुछ फंड एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट किया है तो अभी वो टाइम है आप एफएमसीजी सेक्टर से मोस्टली अभी आप आईटी सेक्टर में डाल सकते हो, क्योंकि आईटी अभी एक बूमिंग सेक्टर है और पैंडेमिक के वजह से और ज्यादा बूम हुआ है आईटी में, और अगले कुछ सालों में आईटी में बूम जो अभी प्रेवलेंट है वो कंटिन्यू रहेगी। तो दैट इज वाई आपको एफएमसीजी सेक्टर के जैसे जो नॉन ग्रोइंग सेक्टर है उससे निकाल के पैसे आईटी सेक्टर में डालना चाहिए। ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट, जब आपको म्यूचुअल फंड सेल करना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स, बिफोर वी मूव ऑन, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्टर्स कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियोस को जरूर लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, और मैं जब भी ऐसी कोई वीडियो लेकर आऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी और आप इस वीडियो को मिस नहीं करोगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट इन्वेस्टर्स, जो कि है अंडर परफॉर्मेंस एंड कैटेगरी एवरेज। मतलब आपने जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है वो बेसिकली एक कैटेगरी में आता है। सपोज आपने एक आईटी सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, या फिर आप बैंकिंग सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो वो जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। आपने बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस के नाम सुने हैं, जैसे कि एचडीएफसी, नेक्स्ट हो गया मीरे, नेक्स्ट हो गया एसबीआई। तो ये सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये सारे म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस है वो एक कैटेगरी के थ्रू ट्रैक होती है। तो उस कैटेगरी से अगर आपकी म्यूचुअल फंड बिलो परफॉर्म कर रही है, मतलब कैटेगरी का एवरेज है ओवर द पास्ट 3 इयर्स इज सपोज 15%, और आपकी जो म्यूचुअल फंड है उसने परफॉर्मेंस दिया है 12%, so this is your mutual fund or category is 15%. So in that case friends, this is another point जब आपको सोचना चाहिए कि आपको इस म्यूचुअल फंड से एग्जिट करके जो कैटेगरी से एवरेज, कैटेगरी एवरेज से ऊपर परफॉर्म कर रही है उस म्यूचुअल फंड में आप स्विच कर सकते हो। तो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट जो आपको सोचना चाहिए कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप यहाँ पे रिटर्न के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। ऑब्वियसली आप अपना हार्ड अर्न मनी जो है आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप बिलो कैटेगरी एवरेज परफॉर्मेंस जो म्यूचुअल फंड दे रही है उस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे। ऑब्वियसली आपको एक ही कैटेगरी में ये कंपैरिजन करना चाहिए। ऑब्वियसली आप डेट म्यूचुअल फंड के साथ एक इक्विटी म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन नहीं कर सकते, आप बैंकिंग सेक्टर के साथ आईटी सेक्टर की कोई और म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको अपनी रिसर्च करने के टाइम में आपको ये बैक ऑफ द माइंड में रखनी चाहिए। लास्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वेस्टर्स, वो है डेविएशन फ्रॉम कोर ऑफरिंग। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत ही इजीली इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। कुछ महीनों पहले ये न्यूज में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के अंडर 6 म्यूचुअल फंड्स ऐसे थे जो जनरली डेट म्यूचुअल फंड्स थे, लेकिन कोरोना वायरस के पहले इन म्यूचुअल फंड ने बहुत ज्यादा क्रेडिट रिस्क इनमें एक्सपोजर बढ़ा दिया है। तो इसके वजह से क्या हुआ है, इन म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इन म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा रिस्क, जो इनका स्टैंडर्ड मैंडेट था कि इतने से ज्यादा रिस्क ये लोग नहीं करेंगे, मतलब रिस्की इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन इन लोगों ने बहुत ज्यादा रिस्की बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो इसके वजह से ये जो म्यूचुअल फंड थे इनका स्टैंडर्ड ऑफरिंग था सेफ म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, लेकिन ये जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड हाउस है, ये म्यूचुअल फंड अपने अंडर 6 म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ा दिया था। तो ये पॉइंट आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। इसके वजह से हमने ये फॉलो किया था कि ये जो म्यूचुअल फंड हाउस था
इसको बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी बैकलैश मिला था, बहुत ज़्यादा फाइन मिला था, और ये जो म्यूचुअल फंड हाउस है इसके अंडर 6 म्यूचुअल फंड को टोटली स्टॉप कर दिया गया था, टोटली बंद कर दिया गया था। तो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू फॉलो बिफोर टेकिंग आउट बिफोर सेलिंग योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। अगर कोई म्यूचुअल फंड हाउस ऐसा है जो अपना जो स्टैंडर्ड रिस्क एपेटाइट है उससे ज्यादा रिस्क ले रही है, तो यू शुड सेल दिस म्यूचुअल फंड। सो अगर आपको मैं ये एग्जांपल दूं तो 30% ये लोग अगर बोलते हैं कि इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे और 70% डेट में इन्वेस्ट करेंगे, और कोई अगर म्यूचुअल फंड ऐसा है कि 30% इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे थे, मगर ये जो म्यूचुअल फंड है सडनली इसका टोटल प्रोपोर्शन 50% कर दिया इन इक्विटी एंड 50% इन डेट, तो ये एक बहुत ही रिस्की एसेट बन चुकी है। जिन इन्वेस्टर्स की रिस्क एपेटाइट कम है वो इस म्यूचुअल फंड में अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मेन पर्पस था एक सेफ म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर, एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर जिसमें 30% इक्विटी में इन्वेस्टेड है और 70% डेट में इन्वेस्टेड है। ऑब्वियसली इसका जो टोटल ओवरऑल रिस्क बनती है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू अगर आप 50% इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो और 50% डेट में इन्वेस्ट कर रहे हो। इन दैट केस उसमें रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक अनदर पॉइंट है आपको कंसिडर करना चाहिए व्हेन यू वांट टू टेक योर इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ दिस म्यूचुअल फंड। तो ये थे 5 स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स, 5 स्ट्रेट फॉरवर्ड सिनेरियोज जो आपको फॉलो करना चाहिए जब भी आप म्यूचुअल फंड को सेल करना चाहते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर आपको कुछ भी फीडबैक चाहिए, अगर आपको कुछ भी सवाल पूछने आप जरूर कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा वहां पे। या फिर अगर आपको पर्सनली मुझसे कुछ बात करनी है तो मेरी जो ईमेल आईडी है उस पर आप ईमेल करो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आपको मेरी इस वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो दैट्स ऑल इन्वेस्टर्स इन दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक आई विल डू माई रिसर्च। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।